हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं आपको सभी को स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में मैं एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आप पेपर दोगे तो आपको आइडिया लगेगा इस सब चीज़ों का कि क्वेश्चंस काफ़ी इस वाले वीडियो से आपको मिल जाएंगे। मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत टाइम नहीं खराब करेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बीजगणित का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, ये जेड है यहाँ पे, जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपसे। एक्स वाई, इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो ये जेड एक्स जेड है प्लस जेड जेड वाई है, वाई जेड। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आप मिलाओगे तो इसी तरीके से चीज़ें लिखी होंगी, आगे पीछे करके लिखा है, बट मैंने इसको एकदम क्रम में लिख दिया है। आपको इस क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूला पता रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको पता होना ही चाहिए फार्मूला। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं, प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करते हैं, प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला है, आपको ये याद रहना चाहिए। इस फार्मूले के बेस पे चीज़ें चलेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो डेटा गिवन है इसमें अगर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर रखोगे तो यहाँ पे आपको 11 इसकी वैल्यू गिवन है, तो 11 का स्क्वायर करोगे आप, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 69, तो 69 लिख लिया। प्लस हमें 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसी की वैल्यू बतानी है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 11 का स्क्वायर करोगे तो ये 121 आ जाएगा और 69 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी है, प्लस 2 गुना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का मतलब हो गया 121, वन में से क्या करोगे, 69 माइनस करोगे आप। 69 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, ये लमसम में आपकी वैल्यू 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा, 52 बचेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स, बाकी यहाँ पे 2 गुना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लिख लो। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता बार बार जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाला जाए तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू आ गई 26 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 26। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है आसान, बट आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और है, मैं आगे एक इस पैटर्न में क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं वैल्यू क्रिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वो वहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, ये सही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कराऊंगा। शॉर्टकट देखो आप इसका, पहले पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं। इसका जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से पहले करते हैं, उसके बाद इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। एक चीज़ याद रख लेना, अगर इसको जब सॉल्व करोगे, इस वाले वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो इसका एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, ए बी सी, इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो बी सी टाइम्स अगर ए बी सी में करोगे तो यहाँ पे आप अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा। अगर बी सी का जब इसे फैक्टर करोगे, डिवाइड करोगे, तो ए बच रहा है, तो ए का मल्टीप्लाई ए में, ए स्क्वायर में करोगे तो ए क्यूब आ गया। प्लस इसी तरीके से बी क्यूब आ जाएगा और ये सी क्यूब आ जाएगा। जब इसका आप एलसीएम लेके करेंगे तो ये आपको यही मिलेगा। एक बात और जानो आप, अगर किसी भी समीकरण के लिए अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू आती है, इसको याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बराबर वैल्यू आती है ए बी और सी आती है, ये आपको नोट करके रखना है, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो डायरेक्टली ए क्यूब बी क्यूब और प्लस सी क्यूब का जो योग आता है वो 3 टाइम्स ए बी सी आता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे वैल्यू प्रतिस्थापित करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का जो सम है उसके जगह पे 3 टाइम्स ए बी सी लिख लेंगे और नीचे यहाँ पे ए बी सी गिवन है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 आ गया। ये तो फार्मूला वाला अप्रोच है।
क्वेश्चन को करने का एक तरीका और देखो आप, क्योंकि ये देखो कंडीशन वाले क्वेश्चंस हैं तो इसमें a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 0 के बराबर है। सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ, ये ज़्यादा आपको आसान लगेगा ये। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हम कोई वैल्यू मान लेते हैं। हम a के बराबर 1 मान लेते हैं, b के बराबर भी 1 मान लेते हैं और c के बराबर -2 मान लेते हैं। आप इनको अगर आपस में जोड़ के जब सॉल्व करोगे तो ये 0 ही आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब हमें ए की जगह पे 1 रखना है, बी की जगह पे 1 रखना है, सी की जगह पे -2 रखना है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी है प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए है प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या है, ए बी है। अब वैल्यू रखते हैं सब ना। अब वैल्यू जब रखोगे, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर करोगे आप, बी सी का मतलब क्या हो गया 1 इंटू -2 हो जाएगा, तो 1 इंटू -2 लिखते हैं। और बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करोगे, सी ए का मतलब हो गया -2 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस सी का मतलब हो गया -2 का स्क्वायर करोगे आप, और ए बी का मतलब हो गया 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, और 1 इंटू -2 करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 करोगे तो -2 आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अपॉन 1 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू 4 आ गई। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे आधा आ रहा है 1/2, और यहाँ पे -1/2 आ रहा है, और यहाँ पे +4 आ रहा है, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। आप शायद सॉल्व कर लेना, और +4 हो जाएगा। आप इनको जब सॉल्व करोगे तो 4 में से 1 गया तो ये 3 आंसर आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते थे। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करो इस तरीके से, ये वाला लाइन प्लस ये लाइन सॉल्व करके आंसर लिख लो। कैलकुलेशन जितना फास्ट आएगा इस क्वेश्चन को करने में उतना कम समय लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल जो बहुपद कहते हैं, ये पॉलिनोमियल का बहुपद का यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा। बाकी क्वेश्चन जो और बनते हैं, घात निकालना और प्लस पॉलिनोमियल है कि नहीं है, वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना कम ही है। ये क्वेश्चन करोगे आपको कई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रीजन क्यों है इसका मैं बताता हूँ। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है और एक दूसरा एक क्वेश्चन दिया जाता है, बोला जाता है कि इसको विभाजित करने में शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा, प्लस इसमें ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन पहला है कि एक्स स्क्वायर, पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। इसको हमें x-3 से भाग करना है, डिवाइड करना है, x-3 से डिवाइड करना है। और जब भाग करोगे तो हमें जो मिलता है शेषफल मिलता है, भाग करने पे जो बराबर आएगा शेष आएगा, ठीक है। यही तरीका है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइड करोगे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, आंसर उससे भी आएगा, मगर वो नहीं करना है। कभी भी आए तो जिससे हमें भाग करना होता है उसके बराबर 0 कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 मिलने का मतलब है कि अब हम एक्स की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हम डायरेक्टली रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर करोगे प्लस ए इंटू 3 मतलब 3 इंटू ए कर दिया, प्लस बी लिख दिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है शेष गिवन है, शेष आपको 22 दिया है। आप ध्यान से देखिए, तो शेष के बराबर क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। अब हल करते हैं, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, 3a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा, बराबर 22 हो जाएगा। 3a प्लस b की जो वैल्यू आएगी बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 माइनस 9 करोगे तो 3a प्लस b की जो वैल्यू आ गई ये कितना हो जाएगा, अगर 21 माइनस 12 में से 9 हो गया 3 बचेगा, और यहाँ 13 बचेगा, ठीक है। 13 ही तो बच रहा है, 13 और 7, ठीक। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें ए और बी दिया है इसलिए इसको हमें ए और बी को सॉल्व करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरे कंडीशन में क्या दिया है आप यहाँ पे देखो, दूसरे कंडीशन में गिवन है कि एक दूसरा इक्वेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लस बी एक्स प्लस ए। अगर ये चीज़ समझ में अगर आपको आ गई तो काफ़ी कुछ सही कर देगा ये क्वेश्चन, मतलब समझा देगा कि आपको किस तरीके से डिवाइड वाला रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया जाता है शॉर्टकट तरीके से। इसको भी अगेन x-3 से भाग करना है, भाग करना किससे, x-3 से। तो शेषफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। तो भाग करो तो x-3 बराबर 0 वही करोगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी हमें 3 मिल रही है। तो ठीक है, रखो, प्रतिस्थापित करो, 3 का स्क्वायर करो प्लस 3 इंटू बी करो, प्लस क्या है ए है ना, हाँ ए है, बराबर कितना है 24 है। सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और इंटू 3b आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 3b प्लस ए इक्व टू क्या आ जाएगा, 24 माइनस 9 करोगे, 24 माइनस 9 करोगे तो शायद ये लमसम में आना चाहिए 15 आना चाहिए, ठीक, 15 आ गया।
इसको अगर चाहो तो ए प्लस बी के क्रम में अगर लिखोगे ए प्लस 3b इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का तरीका यही है। चाहो तो आप ऑप्शन भी यूज करके करोगे तब भी कर पाओगे, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन तो मैंने लिया नहीं है कि क्वेश्चन मुझे आपको बेसिक से बताना था। तो अगर ऑप्शंस भी यूज करोगे, क्वेश्चन आप चाहो तो इनके ए और बी की अलग अलग वैल्यू रख दो। तो ए प्लस बी का मान निकालना है तो हमें ए प्लस बी की जो वैल्यू निकालनी है ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हमें ए की भी वैल्यू अलग से पता लग जाए, बी की भी वैल्यू अलग से पता लग जाए। दोनों को आप जोड़ के सॉल्व कर लोगे तभी सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन रहा है, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन बनाना होता है जब उनके हमके मान निकालने होते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन को मैंने एक साथ लिख लिया। तो इसको सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणांक बराबर कर लेंगे। तो ये 3 a आ जाएगा और प्लस 3 त्रिका 9b आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 15 3 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो ये थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे b है, यहाँ पे -9b है तो -8b आ जाएगा। अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर माइनस करता हूँ मैं तो यही आएगा, तो ये -8b आ जाएगा। और 13 में से अगर 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया और ये 3 आ गया, 32 आ गया, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 8b बराबर 32 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो b की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब किसी भी इक्वेशन में मान रख लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में ही अगर b का मान रखूँ तो अगर इक्वेशन 2 में b बराबर हम 4 रख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 3b विच इज इक्वल टू 15 है। तो b की वैल्यू 4 रखो, a इंटू ए प्लस है 3 × 4 कर दिया इक्वल टू 12 कर 15 कर दिया। ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। 15 में से अगर 12 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे हमें ए और बी की अलग अलग वैल्यू पता लग गई। हमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना था, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी थी। क्वेश्चन बड़ा है, इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व है। बी 4 + 3 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये आंसर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा नहीं, बट ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न पे देखो, मैं बताऊँ इस पैटर्न पे आपसे क्या पूछेगा, मैं बताता हूँ आपको। आपसे इस वाले इक्वेशन को लेके आपसे शेषफल पूछा जाएगा। तो शेषफल करने का तरीका क्या है, x-3 है बराबर 0 कर लोगे, x की वैल्यू 3 रख के डायरेक्टली 13 जो मैंने यहाँ पे 22 लिखा है, ये 22 निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी इतना बड़ा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, मतलब इस लेवल पे शायद ना बन पाए क्योंकि एग्जाम में टाइम के हिसाब से रहते हैं। मगर ये पेपर आपके टीचिंग के एग्जाम में ही क्वेश्चन आया है। तो मगर ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मगर ये आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको कई चीज़ सीखने को मिलेंगी, क्योंकि क्षमता वाले क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। तो अगर ए और बी दो लोग हैं, आपको एक चीज़ ये पता रहना चाहिए। अगर मैं क्षमता की बात करता हूँ, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, क्षमता बराबर होता है एक दिन का कार्य। एक दिन के कार्य की जो मात्रा होती है ना, वो होता है क्षमता। ठीक है, अगर एक दिन में अगर बात कर रहे हो तो एक दिन का काम होगा, अगर मिनटों में बात कर रहे हो तो 1 मिनट का कार्य की मात्रा होगी। ठीक है, कह रहा है कि ए बी से दुगना कार्य करने की क्षमता है। अगर ये मान लो ए 1 काम करता होगा तो बी इसका दुगना करता है, मतलब 2 करता है। बात समझ में आई। अगर दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो बताओ कितने दिन में काम करेंगे, कितना काम करेंगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम करेंगे। मतलब ये दोनों मिलके 3 यूनिट पर डे काम करेंगे, जिसमें ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट करता है और बी अकेला कितने यूनिट करता है, 1 यूनिट करता है। दोनों मिलकर 3 यूनिट करेंगे। अब मुझे आप एक लोग बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। अगर हमें कार्य की मात्रा निकालनी है, टोटल काम निकालना हो, तो सभी लोग बताना, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर कार्य की मात्रा अगर मुझे निकालनी हो तो आप बताओ क्या करोगे। आप बोलोगे सर एक दिन में जितना काम करते हैं दोनों मिलकर, एक दिन में जितना काम करते हैं कार्य की मात्रा हो जाएगी किसके द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा। और अगर इसको मैं दिनों की संख्या से गुना कर दूं, मतलब सॉरी, हाँ टोटल दिन, एक दिन में अगर मैं कह रहा हूँ, आप समझो इस बात को, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक दिन में 3 यूनिट काम करते हो, 3 रसगुल्ले खाते हो मान लो, आप 18 दिन में
पूरे रसगुल्ले खा जाते हो, तो बताओ कितने रसगुल्ले थे। तो आप बोलोगे सर मैं 3 रसगुल्ले एक दिन में खाता हूँ, 18 दिन में मैंने सारा रसगुल्ला खा लिया, मतलब 18 × 54 रसगुल्ले मुझे खाना था, मैंने खाया, मतलब 18 × 54 मेरा कुल काम हुआ। यही करते हो, तो क्या हो जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपको ये चीज़ इस तरीके से लिखता हूँ मैं, दोनों की क्षमता लिख लेता हूँ, क्षमता गुणा क्या कर दोगे, दिनों की संख्या, कुल टोटल डेज होगा, टीडी मतलब टोटल डेज हो जाएगा। क्षमता कितना है दोनों के द्वारा, ए प्लस बी कितना एक दिन में काम करते हैं, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट करते हैं, 18 दिन तक काम खत्म किया है, तो 18 कितना होगा, ये 54 यूनिट इन लोगों ने इनको काम करना था, ये टोटल काम आ गया। बात समझ में आई। 18 × 54 मतलब 54 यूनिट इन लोगों को काम करना था, मतलब टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल TW आया, टोटल वर्क जो आया ये 54 यूनिट आया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम है 54 यूनिट, टोटल काम 54 यूनिट है। ए एक दिन में कितना यूनिट करता है, ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, एक दिन में ये 2 यूनिट करता है। मेरे को आप सभी लोग बताओ, अगर 2 यूनिट करता है तो एक दिन में 2 यूनिट करता है, 54 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, बोलो 27 दिन लगेगा, इसका आधा लगेगा। तो ए के द्वारा लिया गया समय, अगर ए के द्वारा समय लिया, अगर पूछा जाए ए के समय के पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, कुल काम में ये ए की क्षमता से भाग करोगे, ए की क्षमता से भाग करोगे, ए के एक दिन के काम से भाग करोगे, ए की क्षमता से भाग करोगे, तो टोटल काम कितना है 54, ए की क्षमता कितना है 2, भाग करोगे कितना जाएगा 27 यूनिट। बस समझ में आया? तो मतलब क्या हो गया, ये 27 दिन में काम खत्म कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप समझोगे तो बहुत डीपली क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों के अलग अलग चीज़ों को जानो, एक साथ कंबाइन कर दो कितना काम करते हैं। कितने दिन में काम हो रहा है, 18 दिनों में, इसका मतलब 54 यूनिट उन लोगों को काम करना था, जो कि कुल कार्य की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ए एक दिन में अगर 2 यूनिट करता है तो 54 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर 27 दिन लगेगा। ठीक है कि नहीं, एक दिन में 2 करते हो तो 54 करना है, कितने दिन में करोगे, 27 में करोगे। ये मुझवानी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट एक में आपको बहुत से लोग फार्मूला लाइक करते हैं, इसलिए फार्मूला के टाइप से बताया जा रहा है। बट ये क्वेश्चन अगर आप सोच पाओगे तो ये वर्बली क्वेश्चन करने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट में अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, दूरी है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आप लिखते चलना, मैं यहाँ पे बिंदु बिंदु नहीं लिख रहा हूँ। तो दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना होता है, फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, चाहे तो आप x1 - x2 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझ में आया कर लो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसन नहीं है कि आप x2 - x1 ही करो, या फिर y2 - y1 ही करो, y2 - y1 ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान दो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो पहले आप इसको x1 मानते, पहले वाले को x1 मानते हो, इस वाले को x2 मानते हो, y1 मानते हो, इस वाले को x2 माना जाता है, और इस वाले को मानते हैं y2। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कभी भी अगर निर्देशांक लिखे जाते हैं, पहला वाला टर्म x होता है, दूसरा वाला y होता है, अक्ष को प्रदर्शित करते हैं, और क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट दिया गया है तो दोनों को x1 y1 मानना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो x2 - x1 करोगे, है ना, x2 - x1 मतलब क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस, अब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 का मतलब क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन अल्फा, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व करो इसको। जो सॉल्व करोगे मैं बता दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो -1 कॉमन अगर लूँ, अगर माइनस कॉमन लूँ अगर दोनों पक्षों में से, तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर ये प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू आएगी, अगर आप चाहो तो इस तरीके से किया जा सकता है इसको। तो क्या हो जाएगा, ये आप माइनस जब कॉमन लोगे तो -1 प्लस है, -1 बाहर स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, सॉल्व करोगे तो ये एक्चुअल में बनेगा, ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जब इसको मैं आपको इस चीज़ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या बचेगा। ये माइनस वाले में नेगेटिव साइन के साथ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ रहा है, ये आ रहा है। इस वाले में प्लस साइन के साथ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एक्स्ट्रा आएगा, जो कि इस तरीके से करोगे आप तो ये वाली वैल्यू पीछे वाले वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पीछे वाले वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
मगर एग्ज़ाम में आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपको करना है। स्क्वायर अल्फ़ा, और ये -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 का मतलब 1 ही होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसको हटा भी सकते हो आप। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कितना है? अब ध्यान से देखो, अगर ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 टाइम्स, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये बच रहा है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, आपको बताऊँ मैं, कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कभी भी आप देखो, ये आइडेंटिटी है सर्वसंग का है, इसकी जो वैल्यू होती है ऑलवेज 1 होती है ना? चाहे इसमें कोई वैल्यू रख चेक करोगे आप, अल्फा की कोई दोनों की वैल्यू सेम रख लो, अब चेक करोगे तो ये वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। कुछ भी रख लो, साइन 0 कॉस 0 साइन 45 कॉस 45 साइन 30 कॉस 30, ये वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर दो अंडर रूट 2 गुना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक निर्देशांक ज्यामिति का सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन यही है, इसी से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, और ये इसलिए मैं बार बार लेता हूँ क्वेश्चन इसको, क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार आया है, और ये इजी होता है, बट ये कि आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत है जिसकी लंबाई में 40% का इंक्रीज किया गया और उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझो मेरी बात, अगर इस तरीके से आप चीज़ें देख रहे हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई जो बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल, आप बोलोगे हाँ सर, तो लंबाई में 40% की वृद्धि करना है, मतलब इसको 40% वृद्धि कर दिया, और चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर रहे हो? 30% की वृद्धि कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को बढ़ा रहे हो, लंबाई को भी बढ़ा रहे हो आप, चौड़ाई को भी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्षेत्रफल भी बढ़ के ही मिलेगा। कभी भी ऐसा केस हो तो दो चीज़ें बढ़ाने के बाद तीसरी चीज़ पूछी जाए, उसका रिजल्ट परिणाम पूछा जाए कितना परसेंट बढ़ेगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रतिशत बदलाव या प्रतिशत चिन्ह जो लिखा जाता है, इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। एक्स वाई क्या है? एक्स पहला वाला परिवर्तन है, वाई दूसरा वाला परिवर्तन है। अगर वृद्धि है, अगर वृद्धि है क्वेश्चन में या इंक्रीज है, तो इसको हम प्लस लेते हैं, कमी है तो आप माइनस लोगे, क्योंकि इस वाले प्रश्न में कमी नहीं लिखा है इसलिए हम माइनस नहीं लेंगे। तो एक्स प्लस वाई करोगे तो आप परसेंटेज चेंज जब निकालोगे, प्रतिशत बदलाव लिखोगे, प्रतिशत परिवर्तन जब लिखा जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री है, क्योंकि वो 40 प्लस में है, वृद्धि हुई तो प्लस लिखोगे, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 30% वृद्धि हुई तो प्लस में 30 लिखोगे, प्लस ही आएगा 40 गुना क्या करोगे? 30 करोगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये दिख रहा है कि जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 40 3 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 70 में और प्लस क्या हो जाएगा? 4 3 के 12 हो जाएगा, मतलब टोटल 82% क्या आ गया? क्योंकि प्लस में आया है इसलिए आप कहोगे 82% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में है। कमी करेगा तो आप यहाँ पे माइनस कर लेना, प्लस इंटू माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कह रहा है एक घनाभ है। ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ अंडर मतलब समझ पाते हैं। एक इस तरीके से घनाभ है, यह है, ये इस तरीके से घनाभ है। ठीक है, तो कह रहा है घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम है क्या है? 512 है, 1512 है, सीएम क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? ये जो आधार है, इस वाले फिगर में आप देखिए घनाभ है, तो इसका लंबाई क्या है? ये लंबाई हो गया, ये वाला पार्ट चौड़ाई हो गया, और ये ऊपर की चारों क्या हो गया? ऊंचाई हो गई, है ना? ऊंचाई हो गया। अब ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो केवल जो सतह वाला पोर्शन है, जो नीचे समतल वाला पोर्शन, ये क्या है? इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कभी भी याद रखना, कभी भी घनाभ में
या घनाभ में क्या होता है, अगर आप इसके बॉटम को देखोगे ये आयताकार होता है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका एक पतला से अगर पीस काट के निकालोगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आपके सामने आएगा। ठीक है, इसी निकल के आएगा। इसको एल बोला है, इसको बी बोला। इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्षेत्रफल होता है। तो यही वाला पोर्शन देखो बिल्कुल एज इट इज़ है, ये आयत की तरह काम करेगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, आपको मालूम है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अभी क्वेश्चन इसके पहले ही बताया। तो मतलब क्या है, जो ये 108 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये मतलब एल गुना बी हो जाएगा। तो एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 108 है। अब यहाँ पे जिस चीज देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इतनी चीजें समझ में आई। अगर एल इंटू बी बराबर 108 है, अब इसमें देखो आयतन जो है 1512 सेंटीमीटर क्यूब दिखा दिया है। तो घनाभ का जो आयतन होता है आपको मालूम होगा, एल गुना बी गुना एच होता है, बराबर 512, 1512 है। ठीक है, अब देखो एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू आप देखोगे ध्यान से तो ये वैल्यू 108 है। ये वाली वैल्यू कितनी, 108 है। तो इसकी वैल्यू 108 रखते हैं। 108 गुना क्या हो गया, एच हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 1512। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है हाइट क्या है, ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई को हमने एच से लिया है, तो एच की जो वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, 1512 बटे क्या हो जाएगा, 108। सॉल्व करो जो भी इसकी वैल्यू आए। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 5 2 7 1 8 9 से कटेगा क्योंकि 9 सम इसका 9 आ रहा है। 9 1 9, 9 2 18, 9 से काटो, 9 9 और 9 8 56, 9 9 हो जाएगा, 6 9 8 56, 6 1 5। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, 9 8 7 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 169 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 169 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 12। 9 6 15, 15 1 16। ठीक है, तो आप इसको, सो ये वैल्यू, ये नहीं, ये 168 आएगा। ठीक है, ये 160, 9 8 72 होता, तो ये 168 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 12 से कैसे सॉल्व करते, 12 के 12 हो जाएगा और 12 चौके 48 हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला जो ऑप्शन है 14 आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आप अगर फिगर के थ्रू समझेंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर फॉर्मूला के थ्रू समझना है तो आपको पता है एल इंटू बी, सबसे बेस का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है आधार का, एल इंटू बी होता है। क्यों होता है उसका रीज़न मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ज्योति ने एक स्कूटी को 26,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो 26,000 रुपये में स्कूटी खरीदा। मैं इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इस क्वेश्चन को आसान करता हूँ कैसे। एक चीज़ ये जानो, अगर किसी चीज़ के वैल्यू में अगर वृद्धि करना होता, अगर मैंने कहा आपके पास 400 रुपये आपकी इनकम है, बहुत ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा आपके आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आपको डायरेक्टली निकालना है, एक लाइन में निकालना है, कैसे निकालोगे। तो आपको मालूम है आपका जो पहले परसेंट जो आपके पास जो भी है, आपके पास ये 100% आपका ये इनकम था। तो आप बोलोगे हाँ सर ये 100% इनकम था। अगर आपके आय में अगर 20% की अगर वृद्धि करता हो तो आप इसका डायरेक्टली 120% निकालो। 120% जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये परसेंटेज के रूप में भाई। इसको जब सॉल्व करोगे 480 रुपये आपको आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 20% की कमी कर दिया। मान लो 20% की कमी करने का मतलब हो गया, आप उसका अब 100 माइनस क्या करोगे, 20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 का, 400 रुपये का 80% निकालोगे तो ये आ जाएगा 320 रुपये। बात समझ में आ रही है। किसी चीज़ की अगर एक्चुअल वैल्यू में कमी, अगर अगर वृद्धि अगर निकालना हो, कितना परसेंट वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ है, तो ये 100 प्लस एक्स करते हैं, एक्स परसेंटेज मात्रा है। और कमी अगर हुआ है तो क्या करोगे आप, 100 माइनस एक्स करोगे। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने यही चीज़ किया। अब इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे करेंगे, अब इसको मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 26,000 रुपये की उसने स्कूटी खरीदी, 10% हानि बेच दिया। 10% हानि के बेचने का मतलब 26,000 का 90% ही पे ही बेचा है उसने। 90% कर दिया इसको, 90/100। तो चाहो तो इसमें से 2 जीरो उड़ा दो, आप यहाँ से सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 9 6 4 और 9 2 18 और 54 9 6 54 होगा तो 4 5 कैरी हो जाएगा, 9 2 18 और 5 53। 9 6 54, 4 5, 9 2 18 5 53।
एक जीरो यहाँ बचा था, एक जीरो यहाँ पे थी, 23,400 रुपये में उसने अपनी स्कूटी को क्या किया है, बेच दिया। ये तो उसने पहला स्कूटी बेचा, मतलब कंडीशन क्या कह रहा है, अब इसी इसी स्कूटी से उसने एक दूसरी स्कूटी खरीदी। दूसरी स्कूटी का रेट क्या है, ये दूसरी स्कूटी का रेट इतना ही है, दूसरी स्कूटी को भी उसने कितने में खरीदा है, उतने उसी पैसे से दूसरा स्कूटी खरीदा है। लेकिन अब क्या किया, इस बार स्कूटी को 20% ज़्यादा पे बेच देता है, लाभ पे बेचने का मतलब 20% अधिक पे बेच देता है। अब इसका 20% अधिक बेचने का मतलब हो गया, इस 23,400 रुपये का 120% निकालो। अब ये दूसरे स्कूटी वाले के लिए ये 100% वैल्यू है, ये इसका 120% निकालो आप। ये डबल जीरो हो जाएगा, तो ये डबल जीरो इसमें कैंसिल आउट आपको होता दिख रहा है, तो ये डबल जीरो यहाँ से गायब कर दो। ठीक है, जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, और 12 तिरिक 36, और 4 40 हो जाएगा, 12 दो 24, और 4 28 हो जाएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। तो मतलब स्कूटी, अब जो दूसरा स्कूटी को उसने 20% लाभ पे बेचा तो इतने पे बेचा है भाई। मतलब 26,000 रुपये की पहले स्कूटी थी, अब उसने लास्ट में दूसरी स्कूटी लेके बेचा है 28,080 रुपये में। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना लाभ हुआ, आप सभी बता पाओगे, 26,000 रुपये लगा के अगर 28,000 रुपये में बेच रहा है तो लाभ कैसे निकालोगे, जो मैक्सिमम जो ज़्यादा जितने में बेचा है, जितना जितने का बेचा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हो। अब वैसे भी देख के बता पाओगे, 28,000 रुपये 80 की बेचा है, तो यहाँ पे 26,000 रुपये, दोनों का जब अंतर निकालो कितना आ जाएगा, 2,080 रुपये तो आएगा, वैसे भी तो बता पाओगे। ठीक है, ये 2,080 रुपये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसका आंसर, ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन क्या है, नंबर 1 वाला सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, किस तरीके से जब हमें समझ में नहीं आता है कि किससे फैक्टर किससे डिवाइड होगा तो कैसे करते हैं, वो चीज़ देखो। इस क्वेश्चन करने का एक बेसिक तरीका क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 की घात 21 लिखा है, प्लस मैं इसमें तो एक कॉन्सेप्ट ये लगाऊंगा, e⁻m और इंटू e⁻, अगर n गिवन है, दोनों के आधार जब बराबर रहते हैं तो इसको हम e⁻m+n लिखते हैं, ये आपको फार्मूला पता है, ये आपने सरलीकरण में पढ़ा होगा। ठीक है, इसका यूज करते हैं। अब इसको हम 3 घाते 23 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 21 इंटू 3 की घात 2 लिख लेंगे। 3 3 है, 21 + 2 करोगे 23 आ जाएगा। दूसरे को क्या लिखता हूँ, दूसरे को लिखूंगा 3 की घात 21 लिख लिया, और दूसरे में 3 की घात 4 लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखो, 3 की घात 21 इस यहाँ पे भी है, और 3 की घात 21 यहाँ पे भी है, और 3 की घात 21 यहाँ पे भी है। 3 की घात 21 आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3 की घात 4 बचेगा। इसमें कोई शक किसी को नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 9 3 27 3 81 आ जाएगा, 81 आ गया। अब इसको आप उसमें ऐड करो, 81 और 9 करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 और प्लस 1 करोगे 91 हो जाएगा। अब 3 की घात 21, इससे तो पता ही नहीं लगा पाओगे, देख के तो इसको कभी जीवन में बता नहीं पाओगे कि किससे डिविजिबल होगा। तो अब इसको देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई पड़े, करना क्या होता है, इसको दो अभाज्य संख्याओं में ब्रेक करो। आप बोलोगे 13 × 91 होता है, ठीक है, 13 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, मतलब यह संख्या पूरी की पूरी संख्या जो गिवन है, ये पूरा संख्या जो क्या है, या फिर 13 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, या फिर 7 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन आप देख लो, अब 13 से विभाजित होगा या फिर 7 से विभाजित होगा, यही आपको बताना था इस क्वेश्चन के थ्रू। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो इस ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 13 तो है नहीं, तो 7 दिख रहा है, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जानो आप, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, ABCD का वेतन इतना है, तो कोई क्वेश्चन देखो, ABCD, इनके वेतन का अनुपात क्या है, ये है, इनके वेतन का अनुपात दिया है 2 3 6 और 5 दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। उनकी कुल मजदूरी, ABCD के वेतन का अनुपात, मतलब मजदूरी का जो अनुपात है 2 3 6 5 का अनुपात है, इनको कुल मिला के A B और C और D को जो पैसा कुल मिलता है, कितना मिलता है, कुल मजदूरी 32 रुपये मिलता है।
ये एक्चुअल में वास्तविक मान है 3200 रुपये। ए बी सी डी की मजदूरी अगर जोड़ा जाए तो ये आता है 3200 रुपये। लेकिन अनुपात के रूप में मैं जब जोड़ पा रहा हूँ तो आप इसको जोड़ोगे, 2 3 5, 5 5 10 और 6 कितना जाएगा, 16। 16 भाग इसके जो कुल इन लोगों ने 32 रुपये पाया है, इनके 16 हिस्से किए गए हैं। तो मतलब ये टोटल हिस्से हैं, ये कुल हिस्से हैं, ये टोटल हिस्सा है। तो मतलब अगर मैं कायदे से अगर कह दूं आपको, तो 16 जो हिस्सा आएगा, 16 जो पार्ट है, अब 16 जो भाग आएगा जिसको बांटा गया है, यह 3200 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो एक भाग की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक भाग की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब भाग करोगे तो ये कुछ इस तरीके से भाग करोगे तो ये वैल्यू 200 रुपये, 200 आ गया। ये रुपया नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ। 200 रुपया एक भाग की वैल्यू आ रही है। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप बता पाओगे? इसमें तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया, आपसे मैं हज़ारों क्वेश्चन इससे बता के पूछ सकता हूँ। रीजन क्या, ए बी से कितना ज़्यादा है, बी की एक्चुअल वास्तव में बी ने कितना कमाया, सी ने कितना कमाया, डी ने कितना कमाया, सी ने कितना कमाया, ए और बी ज़्यादा, दोनों के सैलरी का योगफल कितना है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है। तो आप बताओ, ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है। ए कितना कमाता है, आप यहाँ बताओ। ए कमाता है 2 भाग और सी कमाता है कितना, 6 भाग। कमाता है कि नहीं कमाता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये 6 कमा रहा है और ये 2 कमा रहा है। इन अब बताओ ए सी से कितना कम है। तो आप बोलोगे सर 6 और 2 का जो अंतर निकालोगे 4 कम है। ये 4 भाग कम है। हमें पता है एक भाग का जो मान कितना है, एक भाग का मान कितना है, 200 रुपये है। एक भाग का मान 200 रुपये है, तो 4 भाग का मान निकालिए कितना आ जाएगा। 4 भाग का मतलब 4 से गुना करोगे आप, तो 200 गुना 4 कर दोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 रुपये। 800 रुपये इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में लास्ट ईयर अब आप पेपर उठा के देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए बनता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको अनुपात के क्वेश्चन की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद से कर लो वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, ए बी और सी का जो रेशियो है 1:3:5 है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सी और ए का अंतर बताना है आपको। सी और ए का ये अंतर जो है 2000 रुपया है। ये वास्तव में है, ये वास्तव में है, जो कि हमें मालूम है, ये वास्तव में है। अब यहाँ पे आप इसके यहाँ पे देखो, सी और ए का अंतर देखो। सी ए का कितना है, 1 है, और सी का कितना है, यहाँ पे 5 है। आप बोलोगे सर सी और ए का जब अंतर निकालेंगे भाग के रूप में, पार्ट के रूप में, तो बोलोगे 5 - 1 करोगे तो ये 4 पार्ट आ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। तो मुझे पता है कि सी और ए का जो पार्ट वाला हिस्सा है, ये जो वैल्यू है ये 4 पार्ट में है, 4 भाग में बटा हुआ है। इसकी जो वैल्यू है 2000 रुपये है। आप बोलोगे बिल्कुल है। 2000 रुपये, तो आप एक भाग की वैल्यू निकालो। मैं एक भाग की वैल्यू इसलिए निकालता हूँ, एक भाग की वैल्यू निकालने से कुछ भी पूछा जाएगा आप उसका गुणा करके आप निकाल लेते हो। तो बोलोगे 2000 को 4 से भाग करोगे, 2000 के जब 4 भाग करोगे कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आ रही है, 500 रुपये आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, बी की वैल्यू बताओ, बी कितना कमाता है वो बताओ, या बी का कितना पार्ट, कितना बी को मिलेगा वो बताओ। तो अब मुझे बताइए बी का जो हिस्सा कितना है, 3 है, तो मतलब 3 भाग की वैल्यू बताना है। तो बी के लिए अगर बात करोगे तो बी कितना है, बी का 3 भाग है। 3 भाग की वैल्यू कैसे निकालो, एक भाग की वैल्यू 500 रुपये है, 3 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 गुना क्या करोगे, 300, 3 कर दोगे, ये 1500 रुपया आ जाएगा। रुपया में क्या है तो रुपया बताओगे, कुछ और कह रहा है तो कुछ और बताओ। तो रुपया वगैरह नहीं दिया तो 1500 ही इसका आंसर डायरेक्टली लगाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन है काफ़ी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं ले सकता हूँ। कह रहा है एक त्रिभुज है इस तरीके से भाई, इसके अंदर एक वृत्त बना दिया मैंने। अब क्यों बनाया अभी समझ में आ जाएगा। एक वृत्त यहाँ पे बना दिया और एक वृत्त बाहर बना दिया। ये वृत्त ही है, थोड़ा सा ड्राइंग की वजह से अभी मैं सोच रहा हूँ क्या बना दिया है। एक यहाँ पे इसका एक त्रिज्या होगा, इस वाले वृत्त को बनाने के लिए एक अंदर त्रिज्या चाहिए होगा, एक बाहर इस बड़े वाले को बनाने के लिए एक त्रिज्या यहाँ से चाहिए होगी। बड़े वाले को कैपिटल आर ले लिया, आप समझ पा रहे हैं।
जो अंदर वृत्त बना है इसको अंतः त्रिज्या करते हैं, जो बाहर का वृत्त है इसको परित्रिज्या कहते हैं। ये बात पता है? ठीक है। ठीक, इसी समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपको ये मैंने सिर्फ बता दिया है। आपको एक चीज़ ये पता रहना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल की बात करता है, कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन में क्षेत्रफल की अगर बात करेगा आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और परिमाप क्या है, इस क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको अंतः त्रिज्या मतलब स्मॉल और की जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये चीज पता हो गई। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप दे रखा है इस त्रिभुज का परिमाप, मतलब त्रिभुज अगर इस तरीके से अगर ए बी सी अगर गिवन है, इसकी परिमाप का मतलब इनकी बाउंड्री की लेंथ निकाल लेनी है। तो ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप को तो रिप्रेजेंट करेगा। ये वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक, ये परिमाप जो जो चीज़ दे रखी है मैं पहले वो लिख रहा हूँ, ये भी दिया हुआ है हमें। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें क्षेत्रफल पता लगाना है, हमें मतलब किसी भी तरीके से डेल्टा मतलब क्षेत्रफल, जिसको हम क्षेत्रफल से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा को, इसकी वैल्यू निकालना है। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो आर जो अंतः त्रिज्या की जो वैल्यू होती है डेल्टा बाई एस होती है। डेल्टा क्या है यहाँ पे, डेल्टा है क्षेत्रफल को बताता है हमें, क्षेत्रफल को बताएगा। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप हुआ। और ये जो आर है अंतः त्रिज्या है, ये अंतः त्रिज्या है। बस अगर ये चीज़ पता है तो क्वेश्चन आप मिनटों में कर लोगे, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे, ये मैंने अर्ध परिमाप लिखा है, यहाँ पे मैंने परिमाप निकाला है। अर्ध परिमाप निकालने का मतलब, इसको एस से दिखाया है, तो अर्ध परिमाप निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, जो परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी जो है, इसका क्या करोगे, आधा निकालोगे। अर्ध ही तो करना है तो आधा करोगे, 2 से भाग करोगे। तो इसकी वैल्यू पहले 20 थी ऊपर वाले की, तो नीचे की 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो अब क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला लिखो क्या हो जाएगा, आर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर गुना एस हो जाएगा। क्योंकि आपको आर पता है, एस पता हो गया, क्षेत्रफल निकालना है जो कि डेल्टा से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो डेल्टा बराबर आर गुना एस हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 4, और एस की वैल्यू कितनी है, 10। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना गया, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे और भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है ये, मगर ये पेपर में आ सकता है, पेपर में आसान तो भले से है, बट एक ये क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट काफ़ी लोग कर लेगा क्वेश्चन। अगर कभी भी किसी प्रश्न में ए और बी का अनुपात दिया है, और बी और सी का जो अनुपात दिया है, तो आपसे अगर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जाए, इसको लिखने का मैंने पैटर्न बताया था, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। ए और बी लिखते हैं, और बी के नीचे ही बी लिखा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बी के नीचे बी लिखते हैं, और एक चीज अब देखो कि इसमें सबसे बड़ा अगर कॉलम देखा जाए तो इसमें दो दो पार्ट हैं, 1 2, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 बनेगा, और इसके बगल में यहाँ पे भी 2, मतलब 2 2 के इसकी पेयरिंग होगी, जिससे क्या हो जाएगा, समरूप टाइप के हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। अब इसको भरने का क्या तरीका है, पहले इसको ए और बी का जो रेशियो लिखा है पहले वो लिखो। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2:5 दे रखा है। और बी और सी का जो अनुपात दे रखा क्या है, 2:5, 2:5। आपको इस लिखने के लिए सबसे बड़ी इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, इसमें ध्यान ये रखना होता है कि बी के नीचे बी आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, किसी और के नीचे मत लिख लेना। कॉमन वाली चीज़ों को कॉमन के नीचे लिखते हैं, बाकी चीज़ों को भरते कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। अब अगर आप बाएं से दाएं तरफ चलो, अगर इस तरीके से चलोगे ना, तो ये कितने पे खत्म हो रहा है, आप बोलोगे सर 5 पे, ये वाली वैल्यू कितनी 5 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 5 भरोगे, यहाँ पे आप 5 कर दोगे, फिलअप करोगे। अगर आप बाएं से दाएं की तरफ आओ, दाएं से बाएं की तरफ आओ, तो अब कितने में खत्म हो रहा है, 2 पे, तो आप यहाँ पे चुपचाप 2 भर दो। अब कुछ नहीं करना, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुना 2 करो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 5 गुना 2 करो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 5 गुना 5 करो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। 2 3, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है डेटा, यहाँ पे 2 3 का अनुपात है, ये 5 नहीं, ये डेटा यहाँ पे 5 नहीं है, मैंने 5 ले लिया। आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 3 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, ये तो इस डेटा से इतना आंसर है। मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, 2 3 लिखा है, 2 और 5, एग्जाम में कैसे करोगे वो देखो।
मैं इसको बस एक बार में कर दूंगा, ये 3 कर दिया, 2 2 का 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 4 6 15 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। एग्जाम में सिर्फ यही तरीके से करना है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इतना टाइम ले लिया है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतने ही है, मुश्किल मुश्किल 10 सेकंड का। ठीक है, तो हमें ए, बी और सी का रेशियो बता दिया, इस तरीके से ही क्वेश्चन कर दो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, वर्ग के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या की वैल्यू बतानी है। तो वर्ग की अंतः त्रिज्या मतलब एक वर्ग अगर इस तरीके से है, ये वर्ग इस तरीके से है, तो वर्ग के अंदर अगर एक वृत्त बनाया जाए इस तरीके से, ये वृत्त हो गया, और एक बाहर वृत्त बनाया जाए, ये वृत्त हो गया। अब देखिए इसमें क्या मैं कह रहा हूँ, अंतः त्रिज्या का मतलब जो इसके अंदर वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या यूज किया जाएगा उसको अंतः त्रिज्या करते हैं। इसके जो बाहर की त्रिज्या, बाहर के वृत्त को बनाने के लिए त्रिज्या यूज किया जाएगा उसको परित्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सरकम रेडियस कहते हैं, इसको इन रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसी बात समझ में आई। क्योंकि सीधी रेखा है, टेढ़ा थोड़ा सा लग रहा होगा, ये लाइन यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, अगर आप इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं वृत्त के इस के अंदर अगर इस चीज़ों को डालता हूँ, अगर इसके अंदर अगर मैं इस वृत्त को डालता हूँ, पहले हम अंतः त्रिज्या की बात करेंगे, उसके परित्रिज्या की बात कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से आप देखिए, इसकी अगर अगर भुजा की लंबाई अगर ए है, क्योंकि ये वृत्त वर्ग है ना, वर्ग है, तो ये भी ए होगा, यह भी ए होगा। ठीक है, यह भी ए होगा, सब कुछ ए होगा। अगर आप यहाँ से देखिए सेंटर अगर है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा होगा, देखिए ये इसका आधा है, जो इसकी त्रिज्या आएगी, जो इसकी त्रिज्या है, ये जो इसकी भुजा है इसकी आधा है, इसकी हाफ है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, तो ये पता लग गया। अगर हम इस वाले वृत्त में अगर इसको अगर पूरा मिला दें यहाँ से, है ना, तो अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो ये कुछ इस तरीके से जो वर्ग बन रहा है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्कल हटा दिया, वृत्त मैंने हटा दिया। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसका जस्ट हाफ किया जाए, इसका जब आधा करोगे तो आप बोलोगे सर यही त्रिज्या है कैपिटल आर। इस जिसको आप यहाँ से सेंटर लेके अगर केंद्र मान के अगर सर्कल खींचोगे, बाहर बाहर सर्कल खींच पाओगे। ठीक है, अंदर अंदर सर्कल खींच पाओगे। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर यह ए है, यह ए है, तो पूरी की वैल्यू जो आती है एक विकर्ण के रूप में काम करता है, तो ये कुछ इस तरीके से चीजें बनती हैं। ये 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि वर्ग के कोने के जो एंगल बनते हैं 90 अंश बनते हैं। तो यह वैल्यू ए, यह वैल्यू ए, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a√2 आ जाएगी। ये इसी तरीके से आता है। तो ये पूरी की वैल्यू अगर, ये पूरी की वैल्यू अगर a√2 है, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कैपिटल आर हमने माना है, परित्रिज्या है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आधा करना है तो a√2 का क्या करोगे आप, आधा ही करोगे, यही तो करोगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का अनुपात बताना है। ठीक है, ये कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू हमने निकाला कितना, a/2, तो a/2 कर दिया। ये क्या है, a√2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से बचेगा, a/a√2 बचेगा, और सरल करोगे तो ये a से a भी कट जाएगा, तो ये 1/√2 आ गया। अब इसको अनुपात के रूप में लिखूँ तो a/1/√2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के अनुपात में पूछ रहा है, कभी क्वेश्चन परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात पूछता है, जैसा पूछेगा उसको उल्टा सीधा आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 लगातार विषम सम संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है। पहले आप इसको करने के लिए 5 इस तरीके से आप नंबर बना लो। कह रहा है औसत कितना है, 35 है। देखो एक क्वेश्चन करना मुश्किल मुश्किल 10 सेकंड का काम है इस क्वेश्चन करने के लिए। मैंने आपको बताया था 5 संख्याएं हैं, तो अगर लगातार रहेंगे, लगातार रहेंगी तो, ठीक है, लगातार अगर है, क्रमागत है, तो इसमें जो दो संख्याएं छोड़ने के बाद, और दो संख्याएं छोड़ने के बाद इसमें बीच में कौन सा पड़ रहा है, आपका तीसरा नंबर पड़ रहा है। तो तीसरा नंबर पड़ रहा है, तो यही इसका औसत हो जाएगा।
है ना, ये मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 35। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बड़ी वाली संख्या क्या होती है। अब एक चीज और हमको समझना पड़ेगा, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इन दोनों को लिखने में दो दो का अंतर आता है, संख्याओं में दो दो का अंतर रहता है। अब बोलोगे क्या, ये क्या मतलब है? अगर मैं सम संख्या लिखता हूँ तो दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, अब आगे बढ़ाते चले जाओ आप। और विषम संख्या जब लिखता हूँ तो आप बोलोगे एक लिखूंगा, तीन लिखूंगा, पाँच लिखूंगा, सात लिखूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अंतर कितना है, दो। यहाँ पे अंतर कितना है, दो। यहाँ पे अंतर कितना है, दो। यहाँ पे भी अंतर कितना, दो। सब में दो दो का अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको। इसका मतलब हो गया प्रत्येक सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दो दो के अंतर पे ही लिखी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद वाला नंबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 35 में दो जोड़ेंगे 37 आ जाएगा। इसके बाद वाली संख्या 37 में अगर दो जोड़ा जाए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका मिल जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, और इसके पहले की अगर वैल्यू पूछ मैं लिखना चाहूँ तो 33 हो जाएगा। इसके पहले की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 31 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। सबसे बड़ी संख्या इसकी कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी। आपको देखने से भी समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर कितना है, 39। आपसे इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा छोटी संख्या बताइए तो आप बोलोगे 31, बड़ी संख्या बताइए तो बोलोगे 39, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालिए तो बताओगे 39 माइनस 31 करोगे तो ये 8 आ जाए। तो इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन से कई चीज़ आप सीखने को मिल रहा है। आपको पता लगे कि मिडिल नंबर होता है, अगर लगातार विषम दिया हो चाहे लगातार सम दिया हो तो वो औसत बोला जाता है। चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसमें दो समानता है। क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, तो यहाँ पे सेंटर से इसका वृत्त की क्या है, त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जब मैंने वृत्त के प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबा, हाँ ठीक है, कह रहा है कि अगर इसको मिला देता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 5 5 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इस वाले, क्योंकि ये इसका व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसके जो एक दो जीवाएं खींची गई हैं जिनकी लंबाई है 8 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर का मतलब इसके ऊपर एक आएगा 8 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पे आएगा, और एक नीचे आएगा, दोनों आपस में बराबर है। जो क्वेश्चन में दे रखा है 8 8 बराबर है। इस क्वेश्चन में बेसिक चीजें यूज की जाएंगी। देखिए, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इजी करने के लिए थोड़ा सा इसमें ड्राइंग चेंज करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब इसको सेंटर मान को मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली मैच कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 10 लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि मस्ट है, आपको पता रहना चाहिए। मैं कई बार बोल दिया हूँ कि क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। किसी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पे अगर मैं परपेंडिकुलर अगर लंबवत डालता हूँ, अगर ये लंब मैंने डाल दिया, तो इस जीवा को ये दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब अगर इसकी लंबाई, अगर मैं बोल देता हूँ अगर इसकी लंबाई अगर 4 रही होगी, तो यह वैल्यू 2, यह वैल्यू 2 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक चीज़ और जानो। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, अगर इस वाले पार्ट को इससे मिला जाए तो ये त्रिज्या होगी, इस वाले पार्ट को इससे मिला जाए तो त्रिज्या होगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर केंद्र से वृत्त की परिधि पे कहीं पे भी अगर लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरीके कहीं पे भी एक बनाओगे, ये हमेशा क्या देगी, त्रिज्या ही देगी। ठीक है, ये बात सबको पता है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ। ये वैल्यू कितनी आ गई, सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे सेंटर बना दिया। ठीक, अब करते हैं, सेंटर से लंब डालोगे तो दो समांतर जीवा है, तो इसका क्या क्या काम कर सकता हूँ, हमें इनके बीच की दूरी ये बताना है। एक मिनट, इसके पेन का साइज यहाँ कर लेते हैं। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, इसको ए ले लेता हूँ मैं, इसको बी ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको ए बी की लेंथ बतानी है। अभी क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको पता है, क्योंकि यह केंद्र था, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, यह वाला पार्ट जो था केंद्र था, केंद्र से अगर लंब डालोगे तो ये इसको इसको 4 कर देगा, इसको भी 4 कर देगा, बोलोगे बिल्कुल। क्योंकि यह सेंटर से नीचे की तरफ भी आपने लंब डाला है, तो क्या हो जाएगा, यह भी 4, यह भी 4 हो जाएगा, बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है इसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि इसका व्यास 10 है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10 का आधा, मतलब 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को अगर मैं मिला दूं, यहाँ से इसके केंद्र से मिला दूं, इस वाले को भी केंद्र से मिला दूं, तो आप बोलोगे सर ये 5 सेंटीमीटर होगा। और चाहो तो आप इसको भी यहाँ से मिला दो,
यह भी 5 हो जाएगा, और इसको भी यहाँ से मिला दो तो यह भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा। ठीक है, तो किसी एक को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे ओ ले लेता हूँ, इसको मैं डी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर ओ ए डी में, अगर ट्रायंगल अगर ओ ए डी में देखता हूँ, ओ ए डी में देखता हूँ, तो कुछ इस तरीके का कुछ सिस्टम बन रहा है। ये बन रहा है, थोड़ा सा कम चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है। ये वैल्यू 4 है, यह वैल्यू आपको दे रखा है 5। आपको पाइथागोरस ट्रिपल से पता, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का अगर है, तो ये वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता होगा, जो आधार का, ये इसको बेस ले लेते हैं, इसको लंब ले लें, इसको हाइट अगर हाइपोटेन्यूज ले लें, आधार लंब और विकर्ण अगर ले लें, जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का जो स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालना है, क्योंकि 90 अंश के सामने सबसे बड़ा भुजा रहेगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े वाले कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा बनती है, ये नोट करिए। दूसरा पार्ट आपको ये नोट करना है कि किसी त्रिभुज में जो विकर्ण बनता है सबसे बड़ी भुजा होती है, ये नोट कर लीजिए। तो मुझे ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, विकर्ण है। क्योंकि त्रिभुज में 90 अंश का कोण अगर ये बन गया है, अगर ये वाला पार्ट 90 अंश बन गया है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश ही हो सकता है। दोनों का योग 90 अंश हो सकता है, मतलब ये कोण 90 से छोटे ही होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर अगर ओ ए बी में लिखता हूँ, तो मतलब 5 का स्क्वायर लिखूंगा बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर लिखोगे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब ये ऐसा लिखोगे, तो 25 माइनस 16 कर दोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ओ ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। अंडर रूट 9 कर दो, क्योंकि ओ ए का स्क्वायर था तो अंडर रूट दोनों तरफ ले लिया, तो ये वैल्यू 3 आ गई। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 3 आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें 3 पता लग गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है लंबवत, ये वाली वैल्यू कितनी पता लग गई, 3 पता लग गई। तो सिंपल सी बात है, दोनों जीवाएं अगर बराबर है तो नीचे वाली वैल्यू भी 3 ही होगी, है ना। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो दोनों समांतर जो रेखाएं हैं या फिर जीवाएं हैं, इनके बीच की दूरी पता लग जाएगी 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन से आपको मैंने 2-3 थ्योरम बताए, 2 थ्योरम बताया, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया, ये वाला भी पार्ट बताया, फर्स्ट ये, सेकंड ये। इन दोनों को लेके आपको चीज़ें करना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट पे ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, और वृत्त वाले में ये सब क्वेश्चन की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है मैंने करा दिए हैं। और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जैसे आपका स्टैटिक्स हो गया, और चाल समय और दूरी के क्वेश्चंस हो गए, मेंस्ट्रुएशन के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी बचे हुए हैं, और अनुपात समानुपात के भी मैं क्वेश्चंस की मैंने सीरीज करा रखी है, टाइम एंड वर्क का भी करा रखा है, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको एग्जाम से पहले मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, सो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं जितने भी नॉलेजेबल वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके पास राइट टाइम पे पहुँच जाए, है ना। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप मैं कर रहा हूँ, अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब कर दो, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पे काम करता है, एंड आपकी भी हेल्प हो जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।